नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नया साल शुरू होते ही बीजेपी पर बड़ी मुसीबत आ गई है। नया साल का जब जिक्र कर रहा हूं तो सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आज से अब 2026 साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और यह साल उम्मीद करते हैं हम कि 2025 से बेहतर हो, अच्छा हो, देश में अमन शांति चैन हो और आप और हम उत्तरोत्तर तरक्की करें, देश तरक्की करे। हम और आप तरक्की करेंगे तो देश की तरक्की होगी। ये सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इससे पहले जो पहला सेंटेंस मैं बोला हूं कि नया साल शुरू होते ही बीजेपी पर बड़ी मुसीबत आ गई है, यह क्यों बोल रहा हूं ये जानना जरूरी है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार इंदौर, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है इंदौर, भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, और इंदौर सबसे स्वच्छ यानी सबसे साफ सुथरा शहर है। लेकिन इस शहर में वहां का पानी दूषित है, यानी गंदा पानी, और उस पानी के पीने से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। मौत के आंकड़े जो हैं अलग अलग बताए जा रहे हैं और हम जो सरकारी आंकड़े हैं जो वहां से बताए गए हैं उसी आधार पर 13 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और सैकड़ों लोग लेकिन बीमार पड़े हुए हैं और कुछ लोग आईसीयू में भर्ती भी हैं। वैसे ये मामला 24 दिसंबर से चल रहा है। लोग शिकायतें कर रहे हैं कि पीने के पानी में कोई खराबी है, क्योंकि लगातार लोग बीमार हो रहे थे। ये बात 24 तारीख से 24 दिसंबर से चल रही थी। लोगों की शिकायत आ रही थी, सरकार से पहले भी शिकायतें हो रही थी। लेकिन कल जब मौतों की संख्या बढ़ने की खबर आई और शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने जब इस बारे में सवाल किए तो पलटकर जिस ढंग से बदसलूकी उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय ने की, बदसलूकी से जो जवाब दिया उसमें बीजेपी और घिर गई है। आपको बता दूं कि पहले तो विजयवर्गीय ने अनुराग द्वारी से कहा कि क्या फोकट का प्रश्न करते हो, और फिर भी उन्होंने आगे अपनी बात रखी कि मैं वहां से होकर आया हूं। तो विजयवर्गीय ने डांटने के अंदाज में कहा कि घंटा होकर आए हो। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। हालांकि एनडीटीवी के पत्रकार हैं अनुराग द्वारी, और एनडीटीवी ने पहले इस वीडियो को अपने प्रोग्राम में चलाया भी और ट्वीट भी किया। अब एनडीटीवी ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है। लेकिन चूंकि यह वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, सोशल मीडिया से ही लेकर एनडीटीवी को क्रेडिट देते हुए इस वीडियो को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि यह वीडियो बहुत जरूरी है देखना। इससे देश की सियासी हलचल जो है वो आप समझ पाएंगे। लेकिन सियासी हलचल के बीच जिस संजीदगी के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ राजनेताओं को काम करना चाहिए, वो भी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री महोदय हैं कैलाश विजयवर्गीय, कद्दावर नेता हैं, कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देखते थे, लेकिन वो ऐसी अगर बातें करें और बदसलूकी करें पत्रकार के साथ, तो एक पत्रकार होने के नाते यह हमारा धर्म बनता है, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उस वीडियो को आप तक पहुंचाएं। तो माफी मांगते हुए उन तमाम लोगों से जो इसे डिलीट करके आराम से बैठे हुए हैं, हमको यह वीडियो दिखाना होगा, हम दिखा रहे हैं। चलिए देखिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे है? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया तो जवाब में कह रहे हैं, पहले तो क्या फोकट के सवाल कर रहे हो? एक बात तो है कि यहां फोकट में सवाल कर रहे हो, इतनी हिम्मत आज की तारीख में नेताओं के अंदर आई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मीडिया जो है वो उनकी गोद में जाके बैठ गया है। और मीडिया गोद में इसलिए बैठा है क्योंकि मीडिया के मालिकान जो हैं वो व्यापारी हैं, मैक्सिमम मालिकान व्यापारी हैं। मीडिया व्यापार की चंगुल में फंस चुका है। मीडिया को लेकर हम लोग इसी मंच से कई बार बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं। मीडिया किस ढंग से अब बिक चुका है,
माफी के साथ उन लोगों के लिए जो बिके हुए हैं और गोद में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई माफी और कोई हमदर्दी नहीं है मेरे मन में। लेकिन इतना जरूर है, चूंकि मैं भी और हमारा ये ग्रुप भी एक मीडिया हाउस रन कर रहा है, जिस मीडिया हाउस के जरिए हम इस प्रोग्राम को आप तक कर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इस ढंग से बदतमीजी से बात करे। और ये बदतमीजी है साफ साफ जो आपने देखा। अनुराग द्वारी एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं एनडीटीवी के, और उस दौर के पत्रकार हैं जब वहां रवीश कुमार से लेकर तमाम लोग काम किया करते थे। लेकिन अब अनुराग द्वारी इस दौर को भी देख रहे हैं जब एनडीटीवी अदानी के हाथों बिक चुका है। और लेकिन अनुराग द्वारी ने हिम्मत दिखाई और एनडीटीवी के लोगों ने, मालिकान भले वहां अदानी रहे हों, लेकिन उससे टेलीकास्ट किया गया। इस पूरे मसले को एनडीटीवी ने टेलीकास्ट किया और बाद में आज उसे डिलीट कर दिया है। डिलीट कर दिया, समझ में आ गया कि क्या है, लेकिन कहानी आगे बढ़ चुकी है। इस पर जो तमीज में रहने की बात, सलीके से आप बात कीजिए, सारी बातें यहां पे हुई हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसको देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पर, और लिख रही है कांग्रेस पार्टी की बीजेपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भाषा सुनिए। फोकट के प्रश्न, घंटा होकर आए हो, मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीकर लोगों की मौत हो रही है और सवाल करने पर बीजेपी सरकार के मंत्री गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मनाक। ये कह रही है यहां पर कांग्रेस पार्टी। ये वीडियो वायरल हुआ तो विजयवर्गीय का खेद प्रकट भी आया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय ने खेद प्रकट करते हुए, और कैसे खेद प्रकट किया है जरा उसको भी देख लीजिए। जरा स्क्रीन पर ले आइए। कैलाश विजयवर्गीय का ये खेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। इनकी टीम जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, यानी कि मौत के घाट पहुंच गए। उनकी मौत हो गई, हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये लिख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में ही, जहां से ये विधायक हैं, उसी क्षेत्र में की घटना है। ये मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री होंगे, लेकिन इनका क्षेत्र, जहां से उसी एरिया के लोगों ने वोट देकर इन्हें विजयी बनाया, कैलाश विजयवर्गीय को विजयी बनाया, और आज मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उनकी भाषा आपने सुन ली। तो ये है कैलाश विजयवर्गीय। गनीमत है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खेद प्रकट कर दिया है, वरना एक पत्रकार के साथ हुई इस बहस में बीजेपी और बुरी तरह फंस जाती, क्योंकि फिर एक के बाद एक मामले याद किए जाने लगे हैं। आप याद कीजिए, ढेरों। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बैट से वहां पिटाई की थी ऑफिसर की, याद है ना? उस पे जब सवाल किया गया था तो उस समय भी चिढ़ गए थे। अभी 2 दिन पहले अमित शाह ने इसी तरह एक पत्रकार को चिढ़कर कहा था कि तुम बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। बंगाल में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो साफ साफ कि तुम बंगाल की चिंता करो। एक तो तू तड़ाक पे आ जाते हैं बीजेपी के मैक्सिमम नेता, मुझे समझ में नहीं आता, हमारे जैसे कई पत्रकारों को समझ में नहीं आता कि यह अहंकार क्यों है, किस लिए है, लेकिन तू तड़ाक पे आती है बीजेपी के लोग। और दूसरा, जब यहां सवाल पूछा जाता है तो बिल्कुल ही इनटॉलरेंट हो जाते हैं वो, यानी उनमें संवेदनशीलता तो छोड़ दीजिए, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं समझते हैं सवालों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसलिए सवाल लेते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाला फॉर्मूला अभी के नेताओं पर भी लागू होगा क्या? इसी पर अमित शाह बिफर गए। उन्होंने कहा तुम पहले बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। भाई आप 75 साल में भेजते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, इसलिए पूछा था उसने। दरअसल बीजेपी पर सत्ता की हनक इस कदर हावी हो चुकी है दोस्तों कि वो पत्रकारों को भी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह ट्रीट करती है और उनसे सामान्य शिष्टाचार नहीं निभाती। बीजेपी पत्रकारों को या तो अपना वो गुलाम मानती है, या गुलाम बनाना चाहती है, या फिर दुश्मन मानती है। आइए अमित शाह के उस वीडियो को दिखाना जरूरी है। देखिए, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, और यहां पर जिस
बात का जिक्र मैं कर रहा हूं जिसमें कैसे बीजेपी के लोग पत्रकारों के साथ जिस ढंग का दुर्व्यवहार करने लगे हैं उसका कारण क्या है। लेकिन क्या इससे पत्रकारों पर कोई असर पड़ रहा है? जी नहीं, इससे पत्रकारों पर असर नहीं पड़ रहा है, इससे आपके ऊपर असर पड़ रहा है। आप एक्सपोज हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक्सपोज हुए और अभी जिस वीडियो को आप देखेंगे जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं उससे अमित शाह एक्सपोज हुए हैं। कई बार नरेंद्र मोदी एक्सपोज होते हैं। बीजेपी के कई दूसरे नेता अभी तक एक्सपोज हो चुके हैं ऐसे बयानों के कारण। सुनिए जरा यहां अमित शाह को। गृहमंत्री जी नमस्कार, राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो सुन लिया आपने। पहली बात तो ये कि एक सवाल करिए नहीं करो। फिर चलिए आपको बताऊंगा तुम बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। ये जो तू तड़ाक है, ये जो भाषा की मर्यादा खत्म हो गई है, ये है, इन सबको आप लोग सोचिए जरा। और पत्रकारों को भी, खासकर पत्रकार साथियों को भी सोचना चाहिए कि किस कदर अब यहां राजनेता पत्रकारों से बात करने लगे हैं। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, खुद तो करते नहीं हैं, और अब उनके मंत्री, विधायक, सांसद इस तरह का व्यवहार पत्रकारों से करते हैं तो फिर वही होगा जो अभी इंदौर में हुआ है। पत्रकार भी यहां विरोध करेंगे। बीजेपी को वहां बैकफुट पर आना पड़ा है इंदौर में। अब सरकार दूषित पेयजल मामले में जांच करने और दोषियों को पकड़ने की बात कर रही है। हालांकि कफ सिरप मामला जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि कफ सिरप के कारण भी कई बच्चों की जान गई थी। लेकिन कुछ दिन बीतते न बीतते सब शांत हो गया और पूरा का पूरा इल्जाम समाजवादी पार्टी पर लगाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की विधानसभा में। वैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में वक्त है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, तो बीजेपी वहां ध्यान नहीं दे रही है। उसका पूरा ध्यान अभी पश्चिम बंगाल में है। आज ही अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस दिल्ली लौटे हैं और लौटने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल पे लिख लो इस बार हमारी सरकार। कह के आए हैं, दिल पे लिख लो इस बार हमारी सरकार, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। अमित शाह ने कोलकाता और आसपास की 28 में से कम 22 सीटें जीतने का लक्ष्य भी दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन क्या ममता बनर्जी के रहते बीजेपी अमित शाह के मन की बात पूरी कर पाएगी? यह देखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी अभी से रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग को एसआईआर पर घेरने से लेकर राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में धार्मिक सद्भाव का माहौल बनाने वाले तमाम फैसले ममता बनर्जी ले रही हैं, जिससे बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड फेल हो सकता है। और हाल ही में ममता बनर्जी ने न्यू टाउन में दुर्गा आंगन बनाने का काम शुरू किया है, जिसके बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि मंदिर मस्जिद बनवाना सरकार का काम नहीं है। अब बीजेपी का नेता ही जब यहां पर मंदिर बनवाने की बात हो गई तो अब अग्निमित्रा पॉल आके कह रही है मंदिर मस्जिद बनवाना सरकार का काम नहीं है। यानी यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी को फंसा दिया है और दूसरी तरफ बीजेपी उधर इंदौर में फंसी हुई है। तीसरी तरफ आज ही उत्तराखंड में आप जान रहे हैं कि अंकिता भंडारी का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने इस्तीफा दिया है और आज 1 तारीख को उन्होंने अपनी पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी के लिए साल 2026 पहले दिन की शुरुआत हुई है, मुसीबतों से भरा होने वाला है, जिसकी झलक मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। इन तमाम मसलों पे बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां जानना, समझना कि आखिर ऐसी भाषा क्यों हो गई है। आप किसी के साथ किसी भी ढंग की भाषा का इस्तेमाल
अनौपचारिक तौर पे करते हैं और आपकी कितनी उनके साथ घनिष्ठता है उस आधार पे आप करते हैं वैसी बातचीत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब औपचारिक बातचीत होती है, खासकर कैमरे के आगे आप बात करते हैं, तो भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मैं भी अभी इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूं, शब्दों का चयन करके ही आप लोगों के सामने रखता हूं कि कौन सा शब्द बोलना चाहिए, कौन सा शब्द नहीं बोलना चाहिए। कई बार थोड़ा सा सोचने के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ता है कि नहीं ये शब्द नहीं, ये शब्द आना चाहिए। ये सारी चीज़ें चलती हैं जब हम लोग जुबान की बातें यानी कि बोलकर आप तक कुछ पहुंचाते हैं तब। इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है, इन तमाम मसलों पे चर्चा होनी चाहिए। 3 साथी हमारे मौजूद हैं इस वक्त। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ जी। साथ में जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी भी और शकील अख्तर जी भी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल और नव वर्ष की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप तमाम साथियों जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। फिर से सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके पास। सिद्धार्थ जी, मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। बहुत गंभीर मामला है और मध्य प्रदेश में माफ़ी मांग लेने से, खेद प्रकट कर लेने से, माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, खेद प्रकट की है, दोनों में बहुत फ़र्क है। खेद प्रकट कर लेने से क्या काम हो जाएगा? यहाँ पर पत्रकार की जो उनका पत्रकारों को 4 गालियाँ मिलती रहती हैं। हम आप सब हैं सड़क पे, 4 लोग कोई कुछ बोल देता है, किसी को हम पसंद नहीं आते हमको गाली दे देते हैं, हम पसंद आते हैं तो प्यार भी मिलता है, सारी चीज़ें चलती हैं साथ साथ सिद्धार्थ जी। लेकिन जो बात वहाँ कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, ये इस बात को एक्सपोज करना यहां जरूरी है। और साथ में 13 लोगों की जान चली गई, कई लोग 200 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार पड़े हैं। 24 दिसंबर से लगातार शिकायत हो रही थी कि दूषित पानी आ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं। और उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश से बाहर निकलिए, पश्चिम बंगाल जहां से हमारे साथी प्रफुल्ल कोलख्यान जी जुड़े हुए हैं, वहां भी यही हाल है। वहां कोई मरा नहीं है और अच्छी बात है कि किसी की मौत क्यों हो, लेकिन वहां भी अमित शाह जिस ढंग से पत्रकारों से बात करते हुए सुने गए पत्रकार वार्ता में, उसके अलग अलग कड़ियों को जोड़िए तो वही नजर आता है कि जब मीडिया के सामने बीजेपी के नेता आते हैं तो इतने उद्वेलित क्यों हो जाते हैं, इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? सिद्धार्थ जी। टीवी लाइव के सभी दर्शकों को 2026 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्भाग्य से सुबह जिस जायके के साथ नववर्ष शुरू हुआ, शाम होते होते भाजपा के एक बहुत जो सीनियर मंत्री हैं उनकी भाषा, उनकी अश्लील भाषा सुनते सुनते पूरा मुंह का जायका नववर्ष का खराब हो गया। ये चाहे अश्लील भाषा भाजपा के मंत्री मध्य प्रदेश में बोलते हों या भारत के गृह मंत्री तू तड़ाक करते हों, ये अपने आप में बताता है, ये सब में अपने आप में हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि हम असभ्य होंगे तो धीरे धीरे असंवेदनशील भी हो जाएंगे, या जब आप असंवेदनशील अगर हो जाएंगे तो धीरे धीरे असभ्य भी हो जाएंगे। तो ये भी बताता है कि सभ्यता का शिक्षित होने से कोई लेना देना नहीं है। ये अश्लील भाषा बोलने वाले जो मंत्री हैं ये खुद कानून की पढ़ाई कर चुके हैं। ये बताता है कि शिक्षा बीज नहीं खाद होती है। बबूल के पेड़ में खाद डालेंगे तो कांटे तेज उगेंगे और आम के पेड़ में खाद डालेंगे तो फल मीठे होंगे। इसीलिए शिक्षा यदि किसी चालाक व्यक्ति को, चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति को मिल जाती है तो वो धीरे धीरे धूर्त बन जाता है, और अगर शरीफ आदमी को वही शिक्षा दी जाती है तो वो धीरे धीरे सज्जन भी बन जाता है। भाजपा के राज में भारत की हजारों साल की एक सभ्यता की जो संस्कृति थी वो भाजपा ने असभ्यता की विकृति में परिवर्तित कर दिया है। भारत की संस्कृति में तो सर अर्जुन जब द्रोणाचार्य या भीष्म का भी वध करते थे तो उससे पहले उनको प्रणाम कर देते थे। भाजपा राज में नागरिक सरकारी पानी पी के मरते हैं तो उसी क्षेत्र का विधायक, उसके सवाल जब पूछा जाता है तो कहता है कि कैसा फालतू सवाल है, उस चीज को फालतू मुद्दा मानते हैं, ऊपर से पूछने वाले को गाली दे देते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, आप ट्विटर जो उनका दिखा रहे थे उनका माफीनामा, वो अगर पूरा शॉट दिखाइए तो बहुत अच्छा हुआ कि ट्विटर अपने आप में एक दुनिया भर का प्लेटफॉर्म है। तो जैसे ही उन्होंने ट्विटर पर डाला ना, ट्विटर ने उसके नीचे कम्युनिटी नोट्स डाल दिया, उसका संदर्भ डाल दिया। ट्विटर ने वो जो गाली उन्होंने नहीं भी दी थी वो गाली भी ट्विटर ने दी थी कि इन्होंने इस तरह की गाली दी है और यह सभ्यता की
निशानी है। इसी ये जो आपका ट्वीट है, इस ट्वीट के नीचे ट्विटर को दिखाएंगे तो ट्विटर ने इनकी पूरी की पूरी पोल खोल दी है। इनकी माफी में इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल नहीं भी किया, वो शब्द भी ट्विटर ने इस्तेमाल करके कह दिया। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में किसी भी राजनीतिक, इसका मतलब सीधा सीधा है विषय। यहाँ पर जो नीचे कम्युनिटी नोट्स आप देख रहे हैं, जो नीचे अंग्रेजी में है, ये ट्विटर ने अपनी ओर से डाला है। इस ट्विटर ने कहा है कि इन्होंने इस तरह का अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया। भारत में हर व्यक्ति जानता है, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हमारा व्यवहार अलग होता है। मंदिर से निकल के दोस्तों के साथ होटल में बैठ के खाना पीना करते हैं, उस समय हमारा व्यवहार अलग होता है। ये बोलने की जरूरत नहीं होती है कि कोई संवैधानिक पद पर अगर व्यक्ति बैठा है उसको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। किसी आप ही के क्षेत्र का, किसी भी सरकार नाम की इकाई का पहला दायित्व क्या होता है? अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। जब सुरक्षा दे देते हो तो सेवा देना। यहाँ पर आप सरकार के नाते जो सेवा दे रहे थे, लोगों को पानी दे रहे थे, वो इतना दूषित निकला कि उससे लोगों की सुरक्षा में सेंध लग गई, वो लोग मर गए, दर्जनों लोग मर गए। तो आप न सेवा दे पा रहे हो ढंग से, न सुरक्षा दे पा रहे हो, और लोग सवाल पूछते हैं तो गाली दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही ये है कि भाजपा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो अपने आप को एक बाकी लोगों से अलग मानता है। भारत के किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को या किसी भी राजनीतिक दल को आप एक सवाल पूछिए राजीव जी कि भैया आप चुनाव लड़ते हो, आपको सत्ता चाहिए, क्यों सत्ता चाहिए? तो एक ही जवाब मिलेगा कि हमको सत्ता इसीलिए चाहिए ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। अब सेवा करने का तरीका अलग होता है। स्टालिन साहब का तरीका कुछ अलग होगा, ममता बनर्जी का तरीका अलग होगा, सिद्धरामैया का तरीका अलग होगा, भगवंत मान का तरीका अलग होगा, अलग अलग, नीतीश कुमार का तरीका अलग होगा। लेकिन हर राजनीतिक दल भारत में यही कहता है कि हमें सत्ता इसीलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यही सवाल आप किसी भाजपाई को पूछिए कि आपको सत्ता क्यों चाहिए, कहेगा भाजपाई कि हमको फलाने को टाइट करना है, फलाने को टाइट करना है, फलाना ठीक नहीं व्यवहार कर रहा है, उसको हमको सीधा करना है, फलाने पर बुलडोजर चलाना है। तो मतलब भाजपा अपने आप को समझ ली है कि वो ये देश नहीं है, कोई क्लासरूम है और वो क्लासरूम का टीचर है। उसका काम लोग बच्चों को पढ़ाई देना नहीं है, उसका काम सुबह से शाम तक बच्चों को छड़ी मारते रहना है। तो इस तरह का अगर भाजपा सत्ता को गलतफहमी में समझ के रखेगी कि सत्ता का मतलब ही है सजा देने का हथियार, जबकि असल में सत्ता का मतलब होता है सेवा देने का उपकरण। सत्ता का मतलब ही है कि आप लोगों को सेवा और सुरक्षा देने का आपने उपकरण किया, वो एक उपकरण है। और उसको भाजपा को पूछिए तो कहता है सत्ता का मतलब सजा देने का अधिकार। इसीलिए आप देखिए इनकी भाषा में जो तलखी आती है, मुझे इसमें इस बात पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने किसी गाली गलौज के शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जैसे ही उन्होंने गाली गलौज की, बहुत अच्छा हुआ जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने तुरंत उनसे वापस सवाल कर दिया कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हो। मुझे इनकी असंवेदनशीलता पर बहुत आश्चर्य होता है कि आपके क्षेत्र के 12 नागरिक मर गए थे। जब आपसे सवाल पूछा गया पानी के ऊपर, आपने कह दिया कि ये कैसा फालतू सवाल है। इसका मतलब क्या है कि आपकी संवेदनशीलता कहां चली गई है? आप इस देश के अपने आप को जनप्रतिनिधि मान रहे हैं या अपने आप को राजा मान रहे हैं? अगर आप जनप्रतिनिधि मानते तो आपके राज्य में अगर जनता पानी पी के मर रही है तो उसके प्रति आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि वैसे सवाल को कहिएगा कि ये तो फालतू सवाल है, ये तो फोकट का सवाल है। तो मुझे इसमें इनके जो भाषा में जो अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्विटर खुद कर रहा है। पूरी दुनिया में इन्होंने एक जो माफी मांगा उससे ज्यादा तो फजीयत इनकी हो चुकी। ट्विटर ने उस पर उस चीज को इन्होंने जो छुपाना चाहा उसको तो ट्विटर ने पूरी तरह से उघाड़ दिया। इन्होंने जो खेद व्यक्त करने का ट्वीट किया या माफीनामे का ट्वीट किया, उसके नीचे ट्विटर ने उन्होंने जो चीज को छुपाने की कोशिश की उसको उस शब्द का इस्तेमाल करके, उस अश्लील शब्द का इस्तेमाल करके ट्विटर ने तो इनको सारा का सारा इनको उघाड़ दिया। लेकिन मुझे ज्यादा इस पर चिंता यह है कि जब पहला सवाल पूछा गया कि आपके क्षेत्र में पानी पी के लोग मर रहे हैं, पानी की समस्या का समाधान क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कैसा फोकट का सवाल है। इसका मतलब ही है कि भाजपा ने इस देश की संस्कृति को विकृति बना दिया है और विकृति को अब वो संस्कृति के रूप में परोस रही है। ये हम सबके लिए एक सीख है, हम सबके लिए एक लेसन है कि अगर हम कहीं ना कहीं हमारी भाषा में असभ्यता आएगी, इसका मतलब ही है कि हमारे अंदर असंवेदनशीलता है, या तो हमारे अंदर असंवेदनशीलता आएगी तो हमारे भाषा में दिखने लग जाएगी। ये चाहे पर मध्य प्रदेश में हो चाहे बंगाल में हो, यही चीज तो ये बता रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा शकील जी,
उस क्षेत्र को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं शकील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। हम चलेंगे उधर भी, बंगाल भी चलेंगे और प्रफुल्ल जी से भी समझेंगे कि वहां पर क्या हाल है, लेकिन इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों के नेता, और देश पर भी काबिज जो बीजेपी के नेता हैं वो भी, उनकी भाषा उनकी बोलियां क्यों बदल गई? ये जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, शर्मनाक है, लेकिन इससे लड़ना पड़ेगा। और एक पत्रकार के पूछने से दूसरे पत्रकारों में भी थोड़ा तो साहस का संचार होता है, हम ये मानते हैं, क्योंकि कल से इस बात की चर्चा हो रही है। लोग इतना नहीं पूछेंगे तो कुछ तो पूछेंगे, लोगों में हिम्मत आती है। ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, और बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा इस बात को कि इस तरह से हमेशा नहीं चल सकता है ये। अमित शाह का आपने बताया, अमित शाह तो हमेशा से ही ऐसे बोलते रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी की बात हम पे छोड़ दो, आप कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की पूरी चिंता आपको है कि कांग्रेस में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यहां तक क्या बोलते हैं कि बीजेपी के नेता कि का वजह उस पर आप बात करते हैं। आपके खुद के प्रधानमंत्री बोलते हैं कांग्रेस खत्म हो जाना चाहिए, तो आप दूसरी पार्टी बोलने का सारा अधिकार रखते हैं, लेकिन आपसे कोई नहीं बोल सकता। इंदौर ने सफाई में पहला दर्जा कई बार प्राप्त किया है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम पहले भी कहते रहे हैं कि ऊपरी सफाई अलग चीज है, लेकिन सफाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कि 2014 में आते ही प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान एक नए नाम से शुरू किया था, और उस वक्त हमने कहा था और लिखा था कि ये प्रतीकात्मक करते हैं। अगर वाकई प्रधानमंत्री मोदी उसको एक बड़ा मुद्दा बना लेते तो आज ये इंदौर में नहीं होता ये। लेकिन बहुत दिनों से शिकायत हो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं है। खुद कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र है, उन्हें भी उससे मतलब नहीं है कोई भी। विजयवर्गीय जो है जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये इंदौर के लोगों को अच्छी तरह मालूम है, मध्य प्रदेश के लोगों को मालूम है, बाकी लोगों को भी मालूम है, लेकिन शायद इस बार उनको जो है इससे सबक मिलेगा। दूसरी बात एक जो है कि ये दूसरों के लिए सब कुछ कहते हैं, इनसे जब कोई कुछ कहे तो बहुत बुरा लग जाता है। हमें याद है कि उस वक्त ये लोग क्या क्या आरोप लगाते थे जब इनका आंदोलन चल रहा था। अन्ना आंदोलन के नाम से एक फर्जी आंदोलन था जो पूरा का पूरा फ्रॉड आंदोलन जिसको हम कहते हैं। उसमें ये लोग मनमोहन सिंह के यहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ पे सेवन रेस कोर्स पे जुलूस लेके पहुंच गए और कह रहे थे कि तुम खाना खा रहे हो और हम यहाँ भूखे अनशन पे बैठे हुए हैं। कमाल है कि पूरा देश खाना खाना बंद कर दे, हम अनशन पे बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह की बातें करते हैं ये। तो ये जो है पत्रकारिता के लिए ये बहुत खराब दौर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आवाजें उठ रही हैं, जिसे आप वैकल्पिक मीडिया कह सकते हैं, यूट्यूब कह सकते हैं, जिसे आप एक नया मीडिया कह सकते हैं, जनता का मीडिया कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, वो आवाज उठा रहा है, वो बोलता है। जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं वो पूरी तरह डरा हुआ है, लेकिन उस गोदी मीडिया के अंदर भी जो मालिकान है ये सब उनका है। पत्रकार तो वो वर्किंग जर्नलिस्ट है, श्रमजीवी पत्रकार है, वो तो उसको अगर काम करने का मौका मिलेगा निश्चित ही तौर पे वो काम करेगा। उसको इज्जत मिलती थी, उसको सम्मान मिलता था, आज उसका इज्जत और सम्मान चला गया है। लेकिन उसको काम करने से 2 जगह से रोका जा रहा है, एक पॉलिटिकली ऊपर से, दूसरा उसके मालिकान द्वारा। तो अगर उसमें हिम्मत आएगी, वो बोलना शुरू करेगा, उसकी नौकरी जाएगी। आज के तारीख में बिना नौकरी के कोई नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें अपनी नौकरी की चिंता करना है। तो इसलिए वर्किंग जर्नलिस्ट को हम उतना दोषी नहीं मानते हैं, दोषी ऊपर बैठे हुए लोग हैं। वो लोग जो है पत्रकार को, प्रेस को पूरी तरह सप्रेस कर देना चाहते हैं, और पत्रकार और प्रेस सप्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी खबर यहां नहीं छपेगी तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपेगी। क्या क्या लिख दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि पूरे भारत के संस्थाओं की आपने धज्जियां उड़ा दी, खत्म कर दिया आपने, भारत शामिल ले जा रहे हैं। बीबीसी बोलेगा, डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, लोग तो चुप नहीं होंगे ना। वो भारत में भी बोल ही रहा है मीडिया, आप बोल ही रहे हो, डीबी लाइव बोल है, आखिर और भी लोग बोल रहे हैं, सब बोल ही रहे हैं।
तो ये नहीं हो सकता कि आज की तारीख में जब दुनिया, जिससे हम बहुत पहले कहते थे, आज तो शब्द भी गायब हो गया, कि दुनिया एक गांव बन गई है, दुनिया में सब जगह एक दूसरे के बारे में जानकारी होने लगी है, तो ऐसी स्थिति में आप मीडिया को खत्म नहीं कर सकते, सच की आवाज को आप खत्म नहीं कर सकते। और 2026 की ये एक छोटी घटना है, एक छोटा पॉइंट है, लेकिन 2026 की एक अच्छी शुरुआत है कि वहां किसी पत्रकार द्वारा सवाल उठाया गया, किसी पत्रकार द्वारा डरने से और दबने से इनकार कर दिया गया, और उसके बाद जो भाषा है उनकी, जिसमें उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उसका तो कोई मतलब नहीं है कि बिना सोए, ये क्या मतलब हुआ? अरे बाढ़ में या भूकंप जब आ जाता है, ऐसी परिस्थितियों में जो लोग काम करते हैं वो बिना सोए काम करते हैं। यहां बिना सोए काम करना, मंत्री लोगों को पकड़ना चाहिए, इस बात को कहना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो, ये वहां बिना सोए काम करने की क्या जरूरत है? किसी को भी नहीं है, सारे काम हो रहे हैं, सब जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, मगर उसमें सोना कहां बाधा बन रहा था? इसमें सोना कहीं बाधा नहीं बन रहा था। तो इस तरह की बातें करते हैं ये, और इसको सवालों को उठाना चाहिए। और के लिए देशों से मुसीबतें बढ़ेंगी, केंद्र में उनकी मदद करने वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति में शकील जी वीडियो डाउन हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से आपने अपनी बात पूर्ण रूप से रखी दी है, और उसमें कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र हम कर रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय की संवेदना वहां रहनी चाहिए थी जब उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में, जहां से वो विधायक हैं। मंत्री तो बाद में बने, पहले विधायक बनते हैं। विधायक बने, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, वही अगर दूषित पानी पीने से मर रहे हों, अगर बीमार पड़ रहे हों, बीमार पड़ रहे थे तो बता भी रहे थे कि हम यहाँ ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन उस समय सुध नहीं ली। और जब अब 13 लोग मर गए और उस पर सवाल पत्रकार पूछता है, तो आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बाद में आप माफी मांगिए या कुछ कीजिए, लेकिन संवेदना वहां कहां चली गई थी? आपकी संवेदना आपकी क्या मर गई थी? यह सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए यहां पर, और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात शकील जी, आप कह रहे थे कि मीडिया का एक धड़ा है आज भी, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम और आप जुड़े हुए हैं इस वक्त। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले, आजकल पिछले सप्ताह भर से YouTube में कुछ अपडेशन चल रहा है, जिसके कारण हो ये रहा है कि बीच बीच में वीडियो डाउन हो जाता है, और मैसेज भी आता है YouTube से कि ग्लोबली उसमें दिक्कत है, कहीं कुछ और अपडेशन चल रहा है, तो वो मैसेज भी आते हैं, लेकिन वो डाउन होता है। तो इसलिए कई लोग, हमारे कई सारे साथी उसका खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं आ रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं हमको, आपको। लेकिन फिर भी अब ये प्लेटफॉर्म है YouTube का, और जिसके ज़रिए, जिसके सहारे हम आप तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा जब भी ऐसी परेशानी हो तो साथ दीजिए, रहिए, और एक स्वतंत्र आवाज़ तो यहाँ से आती ही है। निष्पक्ष न कहें तो स्वतंत्र तो कह ही सकते हैं। निष्पक्ष में शब्द इस्तेमाल पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए, अपनी पत्रकारिता के लिए तो कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसलिए मैं निष्पक्ष नहीं कहूँगा। कोई ना कोई पक्ष तो ज़रूर लूँगा। जैसे आज पक्ष ले रहे हैं हम उस पत्रकार साथी का जिन्होंने हिम्मत कर कम से कम कैलाश विजयवर्गीय से सवाल तो पूछे, इसलिए ये एक पक्ष है। मैं आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, हम चलेंगे, हमारे साथी प्रफुल्ल जी कोलकाता से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी, और उधर की बातें भी समझेंगे। लेकिन यहां जब इंदौर चलते हैं, जिस बारे में हमारे दो साथी सिद्धार्थ जी और शकील जी अपनी बात रख चुके हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आज के जमाने में पहला दिन, 2026 का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ 2026, कितनी बड़ी चुनौती है भारत। अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अनुराग द्वारी एक गंभीर पत्रकार हैं, तजुर्बेकार हैं। वो कोई नए रिपोर्टर नहीं थे जो उनकी घुड़की से डर जाते, इसलिए उन्होंने जवाब भी दिया। वो एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अनुराग द्वारी, और प्रणव रॉय के जमाने के पत्रकार हैं। उनको, कैलाश विजयवर्गीय को अनुराग द्वारी का न तजुर्बा दिखाई दिया, ना वो कैसे पत्रकार दिखाई दिया। उनको लाल रंग का माइक दिखाई दिया एनडीटीवी का, जो अडानी खरीद चुके हैं। इसलिए वो हिम्मत कर पाए ये कहने की कि मौतों पे भी अगर सवाल पूछा जा रहा तो क्या फोकट का सवाल है।
और तुम क्या घंटा होकर आए हो वहां पे? सोशल मीडिया ने इनके हाथ में घंटा पकड़ा दिया है। देखिए बीजेपी, ये एरोगेंस कहां से आ रहा है, वही जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि मीडिया का एक धड़ा, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो गोदी मीडिया सरकार के, केवल सरकार को की वाहवाही नहीं करता है, वो बीजेपी के लिए जमीन भी बनाता है। और जिस नफरत की राजनीति को बीजेपी करती है, उसकी पूरी खेती यही गोदी मीडिया करता है। नफरत का पूरा जो बीज है वो यहां बोया जाता है। ये उनकी टूल किट का हिस्सा है ये। तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय हिम्मत कर पाए ये कहने की। अगर एनडीटीवी के मालिक अभी प्रणॉय रॉय होते तो शायद कैलाश विजयवर्गीय का जवाब वो होता है जो उन्होंने बाद में ट्वीट में लिखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जानना है कि क्या ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखिए, अभी आपने दिखाया कि किस तरीके से अमित शाह बर्ताव कर रहे हैं मीडिया से कि तुम अपनी फिक्र करो, बीजेपी की फिक्र मत करो। क्यों भाई, बीजेपी कोई क्लब है? बीजेपी कोई क्लब है? उसके सारे मैटर इंटरनल मैटर होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार में है, जनता के प्रति जवाबदेही है। और अगर आप आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कैलाश, तमाम लोगों को आप रिटायर कर देंगे 75 साल के होने पर, तो कलराज मिश्रा को, तमाम लोगों को आप रिटायर कर देंगे, तो आपके ऊपर सवाल तो खड़े होंगे जब मोदी 75 साल के हो जाएंगे कि उनके ऊपर वो कानून लागू क्यों नहीं हो रहा। और अभी राजनाथ सिंह इसी साल 75 साल के होंगे तो क्या उनके ऊपर वो लागू होगा? तो सवाल तो है वो। लेकिन मुख्य तौर पे मीडिया पे मैं आता हूँ राजीव जी। मीडिया में देखिए, बीजेपी की जो एरोगेंस है, बीजेपी का जो पूरा सत्ता चलाने का सिस्टम है, उसमें मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चुनाव आयोग इत्यादि जो है ही, लेकिन मीडिया का एक बड़ा रोल है और मीडिया को उन्होंने जेब में रखा हुआ है। और मीडिया वैचारिक रूप से भी वो मीडिया इनके साथ है। लेकिन अब ये जो घटना हुई है, आज की घटना जी, आप देखिएगा जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे विमर्श पैदा हुआ है इस पे, वो ये बात बहुत आगे तक जाएगी। अब तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं, चाहे वो राज्य के मंत्री हैं, राज्य सरकारों के मंत्री हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, या जो भी जवाबदेह है किसी भी पब्लिक कॉज के प्रति, मीडिया का माइक उसके मुंह तक जाएगा। अब आप देखिएगा ये सिलसिला निकल पड़ेगा, और जब ये सिलसिला निकलेगा तब इनको जनता के बीच में सही आईना जो है वो दिखाया जाएगा। तो मीडिया में, जैसा अभी शकील जी ने कहा कि हिम्मत जुटेगी, हिम्मत बिल्कुल। ये आप देखिएगा कि अगले 15 दिन के अंदर ये आप दिखाइएगा कि जगह जगह अब लोग इनके मुंह पे माइक जो है वो डालेंगे, इनके मुंह के सामने माइक लेकर आएंगे और ये पीछे के दरवाजे से बाहर जाया करेंगे। सामने से इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी जहां मीडिया हो। पहले किसी को पूछेंगे बाहर जाके देखो कि मीडिया है कि नहीं, और जिस रास्ते में मीडिया नहीं होगा उस दरवाजे से निकल के जाएंगे। ये स्थिति आएगी इनकी। तो मीडिया का रोल 2026 के शुरुआती दौर में ही ये खबर आना, और खासकर उस वक्त जो कि मीडिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल पीएमओ के अंदर था, हिरेन जोशी की बात कर रहा हूं जी, उनके बारे में अभी पता नहीं है कि वो किस ड्यूटी पर हैं, कहाँ हैं, क्या वो वाकई उस रोल पे हैं अभी कि नहीं हैं। वो जैसे चीन के अंदर से खबरें नहीं आती, ऐसी खबरें, ऐसा मामला यहाँ बन गया है। तो मीडिया को लेकर बहुत सारा दिक्कतें बीजेपी के सामने आने वाली हैं, और ये बड़ा एक जो है घटनाक्रम होगा कि अगर बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट खराब होता है मोदी जी का, तो बीजेपी के सामने नई चुनौतियां आएंगी जिसके लिए वो तैयार नहीं मानसिक रूप से। जी जी बिल्कुल।
मानसिक रूप से तैयार नहीं है और ये मीडिया मैनेजमेंट की बात है। और बीजेपी के लिए ये 2026 शुरुआत क्यों मुसीबतों से भरा हुआ आज का पहला दिन, और दिखाई दे रहा है जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, कहते हैं लोग। और अंजाम तक पहुँचे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी समीक्षाएं हम लोग कर रहे हैं। और ये साल अभी 365 दिन में से पहला दिन निकला है, अभी 364 दिन बाकी हैं। प्रफुल्ल जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, पहले तो यहीं इंदौर की बात आपसे करना चाहता हूँ। सेकंड राउंड में आऊँगा तो ज़रूर उधर आएंगे और पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या आपको भी लगता है कि जहां संवेदनाओं की, संवेदनशीलता की बात होनी चाहिए, वहां पर विजय वर्गीय जैसे नेता क्यों फिर बैकफुट पे नजर आते हैं, क्यों अहंकार से भरे हुए नजर आते हैं? क्या एक लगातार और किसी भी ढंग से जीतने की जो एक फितरत हो गई है, उस कारण ये अहंकार दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, जैसे अभी कह रहे हैं दिल पे लिख लो कि हमारी ही सरकार आ रही है, वहाँ पश्चिम बंगाल में बार बार राहुल गांधी को बता रहे हैं। अब तक देखिए, अब राहुल गांधी को समझा रहे हैं अमित शाह कि आप क्यों हार रहे हैं। बहुत बढ़िया है, राहुल गांधी अमित शाह को अपना अब क्या बोलूँ मैं, क्या पद दूँ, मैनेजर नियुक्त कर लें, यही कहूँगा। जब आप समझा रहे हैं कि कैसे आप हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, और अमित शाह बता रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या होगा कि कम से कम राहुल गांधी उन्हीं से बता लें, पूछ लें कि मैं जीतूंगा कैसे, यही बता दो, तुम वोट चोरी बंद कर दो, जीत जाऊंगा। शायद यही कहेंगे राहुल गांधी। लेकिन आते हैं विजय वर्गीय पे। प्रफुल्ल जी, नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। और खास करके इसलिए भी जो हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं, उनके लिए यह दिन तो आज अनुराग द्वारी ने खास बना दिया। और पहली ही तारीख से उन्होंने पत्रकारों के सिर उठाने और रीढ़ सीधी करने का ऐसा प्रतीक पेश किया कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह का सवाल उनसे पूछेगा। जब दूसरे सवाल दूसरे वक्तव्य पर फोकट तक तो बात चल गई। आप फोकट जानते हैं कि मुफ्त की बात को फोकट बोलते हैं, तो ये फोकट तक तो बात चल गई। लेकिन जब इन्होंने दूसरा लाइन जो इस्तेमाल किया, जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, आपने सुना ही दिया है, उसके बाद जो अनुराग द्वारी ने इनको दबोचा तो इनका सा हेकड़ी इनकी निकल गई और उनके समर्थन में जो लोग आए थे वो भी निकल गए। तो पत्रकारिता के सिर उठाने का, अपने आत्मगौरव की रक्षा की शुरुआत अगर 2026 की पहली तारीख से हो रही है, तो बाकी पत्रकारों में भी यह संदेश जाना चाहिए कि उन्हें अपनी ईयता का सम्मान, इंटीग्रिटी तो है, अपनी ईयता का, अपने होने का एहसास होना चाहिए। ये ठीक है कि पत्रकारिता को भी इस समय में दूसरे ढंग से डील किया गया है, सत्ता ने डील किया है, बहुत सारे लोग वो हो गए हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि और जो एनडीटीवी ने भी इसे चलाया और फिर वापस लिया, तो इससे इसकी व्याख्या मैं इस ढंग से करता हूं कि अगर पत्रकार तैयार हो जाएं, अब साहस से काम लें, तो व्यापारी जो कॉरपोरेट घराने हैं वे भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं तुरंत। भले ही कुछ देर के बाद डिलीट कर लें, लेकिन ये तो चलेगा तो वहाँ, और वहाँ चलकर ही सोशल मीडिया में वो काफी चल रहा है। तो इसलिए पत्रकारों को तो पहले बधाई। विजय वर्गीय जी का कलकत्ता से या पश्चिम बंगाल से संबंध इस तरह भी जुड़ता है कि पिछले चुनाव में ये कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे। हालांकि इन पर कई तरह के आरोप लगे और कई तरह की कारगुजारियां की। उस समय में दिलीप घोष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरा हुआ करते थे, उनको बनाया गया था। आज अमित शाह जी जो उनको अकेले में मिल रहे हैं, उनको फिर से तैयार कर रहे हैं समेटने के लिए। बीच में उन्होंने ममता बनर्जी, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, दीदी से भी इन्होंने, कैलाश जी बोलते हैं, ये हमारे दिलीप घोष ने मुलाकात की थी और उनकी बैठकें चल रही थी। लेकिन अभी जिस ढंग से वो एरोगेंटली बात कर रहे हैं, उनकी अमित शाह जी से बात हुई, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुझसे कहा मिलकर काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर काम दिया जाएगा तब ना काम करूंगा। अभी तक उनको कोई काम दिया नहीं गया है। और जो आपने जो बताया कि 28 में से 22 का टास्क उनको दिया गया है कि वो चुनाव इसमें जीत करके आए, तो वो तो देखेंगे, अगले चरण में बात करते हैं कि वो कहाँ से वो सीट निकालने की बात बोल रहे हैं। कहीं 22 ही न रह जाए, 77 से निकल करके उनके मुंह में घी शक्कर न बस जाए कि वो 77 से 22 पर आकर के टिक जाए। 65 पर तो है अभी, तो 22 पर ही आकर न टिक जाए। बहरहाल देखिए, विजय वर्गीय जी के जो
पिछली बार इनके जो पुत्र थे, आकाश शायद नाम था, आकाश विजयवर्गीय ने जी, उन्होंने जो आपने जिनके पिटाई की चर्चा की, शायद 2019 की घटना है, उस समय में भी चुनाव का माहौल था, तो लग रहा था कि चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन जनता जब इस बात को नहीं अगर महसूस करेगी, जनता कब जागेगी और इनके व्यवहार को समझेगी। ये दूसरों को अपने बराबर समझते ही नहीं है, समानता का सिद्धांत के यहाँ लागू होता ही नहीं है। एक दूसरे को न सिर्फ अपने से छोटा बल्कि ओछा भी मानकर चलते हैं। तो ये छोटे और ओछेपन से दूसरों को देखते हैं और अपने आप को विक्टिम बताते हैं कि लोग हमें गाली दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी समान लोगों की बात या डाउन ट्रोडन लोगों की बात या हाशिए के लोगों की बात की राजनीति करने वाली अपने आप को बताती है, उस भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों के प्रति उनका कोई संवेदनशील रवैया होता ही नहीं है। और खुद इंदौर में ही सुमित्रा महाजन के साथ जिस ढंग से इन लोगों ने ट्रीट किया, उस ट्रीटमेंट को याद कीजिए कि वो किस प्रकार विफरीत थी। अब इनका ये कहेंगे कि आंतरिक मामला है, तो आंतरिक मामला आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक मामला का तो बहिर्गत प्रभाव होता ही है, लोग उससे प्रभावित होते हैं, उससे हमारे चरित्र की परिभाषा होती है। तो ये इस तरह के, जबकि सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्षा थी और काफी उनका अपना व्यक्तित्व था इंदौर में, अब उस इंदौर में ये सक्रिय हैं और इनकी अंदरूनी राजनीति का भी ये मामला है। इस बार अभी तक कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का प्रभारी नहीं बनाया गया था। पिछली बार जब वो हुए थे तो कुछ कमाल उन्होंने किए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की शायद आंतरिक रिपोर्ट में भी होगा, कुछ लेन देन का भी मामला था और जो क्या क्या मामला था वो लोग जानते हैं, लेकिन आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ इस तरह का व्यवहार किया था, अपने पद का लाभ उठाया था, उसको मोनेटाइज किया था। आजकल इसको मोनेटाइज करना कहते हैं, जो प्रभार मिलता है उसका मोनेटाइजेशन हुआ था, तो कुछ लाभ उनको मिला था। तो खैर ये तो उनकी अपनी राजनीति है, तो ये वो कर रहे हैं और अब देखिए कि क्या होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार काफी उद्वेलित करने वाली है और कई कारणों से उद्वेलित करने वाली है। और उसका जैसे इन्होंने ये जवाब दिया, दीदी ने जो कहा है, बाद में इस पर बात करेंगे सेकेंड राउंड में, लेकिन काफी उद्वेलित करने वाली बात है और लगता है कि इस बार काफी यहाँ पर हिंसा की घटना भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, अब सरकार इसको किस ढंग से नियंत्रित करती है, कौन सी बात करती है, क्योंकि चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं, शुरुआती दौर में ही पिछले साल यानी कि 2025 के आखिरी दिनों में जो जगह जगह से गैर कानूनी हथियार पाए गए हैं, निकाले गए हैं, खोजे गए हैं और इनका संबंध बिहार से जोड़ा गया है कि बिहार से ये आ रहे हैं, तो वो असल में इसकी घोषणा होती है, ये लाइन क्लियर है और इसे आने दिया जाए। प्रशासनिक रूप से ये लोग उसकी डाटा फिलिंग करते हैं और दूसरे प्रशासन लोग इसको समझते हैं कि इस तरह की घोषणा क्या होती है। किसे आप बताते हैं आज हथियार आपको प्राप्त हुआ और अभी 2 मिनट नहीं बीता है तुरंत आपने बिहार का नाम ले लिया कि बिहार से इनका रिश्ता है, तो हाउ, ये कैसे होता है? तो इसका मतलब यह है कि वो लाइनर्स क्लियर इसको बोलते हैं, उसको इनडायरेक्ट और इंडिफरेंट सिग्नलिंग उनकी होती है। तो खैर ये सब तो वो करेंगे, अपना करेंगे। तो कैसा होगा चुनाव, इसका आकलन भी डराता है, लेकिन दुष्टता को पश्चिम बंगाल के लोग भली भांति पहचानते हैं और राजनीतिक दुष्टता को तो और पहचानते हैं। बंगाल राजनीतिक रूप से काफी अनुभवी और काफी चोटिल हुआ राज्य है, इसलिए इनकी चालाकियों में वो फंसेगा नहीं। अगले राउंड में बात करते हैं सर बंगाल जी, बंगाल की बात और करते हैं विस्तार से। आता हूं जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो कैलाश विजयवर्गीय वाला मामला है? देखिए राजीव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो उनको संस्कार मिले संघ की शाखाओं से, उनका खुले दिल से प्रदर्शन किया है। मन की बात जो है उन्होंने खुलकर कही है, तो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं कि जो संघ के संस्कार उनको मिले उनका उन्होंने अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। उस पर कोई आवरण ओढ़कर उन्होंने नहीं रखा कि मन में कुछ हो और जुमा पे कुछ हो। तो जो उनके मन में था वो उन्होंने उसको प्रकट कर दिया, भले बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी हो, माफ़ी क्या खेद प्रकट किया उसको, लेकिन उन्होंने अपने संस्कार जो थे वो संस्कार वही प्रदर्शित किए जो उनको संघ की शाखाओं में मिले होंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि ये इसीलिए इस तरीके की बातें उन्होंने जो सब कही वो कही। लेकिन राजीव जी, इन संस्कार के साथ साथ एक और जो बात यहाँ महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण यही है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर
जो पाषाण हृदय व्यक्ति होता है राजीव जी, वो भी इतना ज्यादा असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग आपके ही क्षेत्र के, वो जिनकी जान चली जाए और आप उस पर कहें कि घंटा होके आए हो। तो घंटा तो खैर बच गया उनका। अब घंटा किसने बजाया, मालिक चैनल के मालिकान ने बजाया कि इनके मालिकान ने बजाया, किसने बजाया इनका घंटा ये तो पता नहीं, लेकिन घंटा तो इनका बच गया। हालांकि एक समय में ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, वो समझे जाते थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद फिर इनको समझा दिया गया कि आपको कुछ बड़ा दिया जाएगा, तो बड़ा है इनके पास कुछ, तो इस तरह सवालों के जवाब दे रहे हैं। अरे भाई, आपकी नाराजगी अगर डॉक्टर मोहन सिंह यादव से है, या आपकी नाराजगी शिवराज सिंह चौहान से है, या आपकी नाराजगी नरेंद्र मोदी से है कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उसका गुस्सा आप किसी पत्रकार पर क्यों उतार रहे हैं? आपके चूंकि विभाग का मसला है तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र का मसला है, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो आपका मोदी जी से है या अमित शाह जी से है कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और पर्ची निकाल के डॉक्टर मोहन यादव को, आपके बगल के ही हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों चले गए हैं? और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो भाई राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति में अगर राजनीति इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं कुछ बन पाया कि नहीं बन पाया, तो हो गई राजनीति। व्यापार कीजिए, व्यापार में ठीक है, व्यापार में फ्रस्ट्रेशन होता है कि आज 4 पैसे कम पैदा हुए, 4 रुपए का फायदा होना था, फायदा 2 रुपए का हुआ, तो 2 रुपए का नुकसान समझा जाता है। तो व्यापार करो भाई, राजनीति में क्यों? राजनीति में तो नफा नुकसान सब होता है, चुनाव जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं। अर्श पर बैठा हुआ व्यक्ति फर्श पर पहुंच जाता है, फर्श पर बैठा हुआ अर्श पर आ जाता है, सिंहासन मिल जाता है। तो राजनीति में सब कुछ चलता है। तो आपको एक तो पहले जिम्मेदार होना पड़ेगा, कई बार कि आप मंत्री हैं, आप वहां के महापौर भी रहें, जिस जहां की घटना है वहां के महापौर भी रहें, तो आपको तो बहुत ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए थोड़ा। आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला, तो आप इतने ज्यादा असंवेदनशील हो जाएं और इस तरह की बात करने लगे तो मोदी जी पे जो आपका गुस्सा है वो निकल कर यहाँ आ जाए कि उन्होंने आपको बंगाल के प्रभारी पद से भी हटवा दिया था, अभी तक आपको नहीं बनाया है वहां का प्रभारी भी, और आपको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया। तो ये गुस्सा मोदी जी पे निकालिए भाई। मोदी जी आए तो उनके सामने कहिएगा घंटा तुमने मुझे कुछ नहीं करने दिया। भाई पत्रकार से घंटा क्यों कह रहे हो? घंटा जिससे कहना है उससे कहो, जिस पे आपसे आपका गुस्सा है। तो मुझे लगता है राजीव जी इसमें उनकी ज्यादा गलती नहीं है वर्गीय साहब की, क्योंकि उनका गुस्सा मोदी जी पर था। मोदी जी पर तो निकल नहीं सकता, वो निकल गया अनुराग द्वारी पर। तो अनुराग द्वारी को भी उनको दिल से माफ कर देना चाहिए, मोदी जी भी दिल से माफ कर देते हैं इसी तरीके से, तो उनको भी दिल से जो है कैलाश विजयवर्गीय जी को माफ कर देना चाहिए। लेकिन राजीव जी अगर अनुराग द्वारी माफ कर भी दें तो क्या विजयवर्गीय को देश माफ कर देगा? सवाल ये भी है। अनुराग द्वारी के माफ कर देने से या एनडीटीवी ट्वीट डिलीट कर दे, उससे पाप धुल जाएंगे कैलाश विजयवर्गीय जी के? ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है राजीव जी कि अब संघर्ष ये है कि मालिक किसका तगड़ा है, मतलब वर्गीय जी का मालिक तगड़ा है कि अनुराग द्वारी का तगड़ा है, अब ये देखना है। हालांकि कहा यह जाता है कि जो वर्गीय जी के मालिक हैं वो अनुराग द्वारी के मालिकों के सामने नतमस्तक रहते हैं, ये भी कहा जाता है। तो अब ये राजीव जी मुझे लगता है 2 मालिकों की ऊपर वाली जो उनकी लड़ाई हो गई कि भाई मेरे प्यादे ने तुम्हारे प्यादे को कुछ कह दिया, तो ये भी झगड़ा एक है। तो अब देखना ये है कि दोनों मालिकान जो मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया और तुम्हारा प्यादा जो मेरे प्यादे को ऐसे कह रहा है, तो ये झगड़ा भी हो सकता है। बहरहाल अगर ये झगड़ा भी है तो ऊपर निपटना चाहिए था, इसमें बीच में पत्रकार को एक को लाने की जरूरत है। भैया वो वेतनभोगी पत्रकार है, अपना काम कर रहा है ईमानदारी के साथ, मोदी जी के मित्र के चैनल में काम करते हुए अगर वो जनता के सवाल पूछ रहा है राजीव जी, ये तो बहुत हिम्मत वाला काम है। वरना तो लोग नौकरियां छोड़कर भाग जाते हैं, मालूम पड़ता है कि वो मोदी जी के मित्र खरीदने वाले हैं, क्रांतिकारी भले ही कितने बड़े हों, लेकिन अगर वो उस चैनल में रहकर भी और सवाल पूछ रहा है तो ये तो हिम्मत वाला काम है, जज्बे वाला आदमी है इसका मतलब। तो कुल मिलाकर राजीव जी मुझको लगता है कि ये मामला जो है ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि एक मंत्री से सवाल पूछ लिया उसने घंटा कह दिया। ये कुल मिलाकर राजीव जी ये घंटे जितने भी बांधे फिर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके संस्कार जो है इस घंटा के रूप में सामने आ रहे हैं। अब मोदी जी चाहे घंटा बजवाएं और चाहे डंडा बजवाएं, कुछ भी बजवाएं, लेकिन जो असली संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, उनका प्रकटीकरण कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहुत ईमानदारी के साथ कर दिया है। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो प्रकटीकरण ईमानदारी के साथ हो गया है और कैलाश विजयवर्गीय यहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय से इतर ज़रा और बाहर निकलें और पश्चिम बंगाल में कल जो हम लोगों ने देखा, सिद्धार्थ जी एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूँ। कल हमने आखिरी दिन, कल 2025 का आखिरी दिन चुनाव आयोग में 2.5 घंटे की मीटिंग होती है। अभिषेक बनर्जी और उनके साथ 10 लोगों का जो डेलीगेशन है, उस डेलीगेशन के बाद निकलते हैं बाहर और वहाँ भी जो
सीधे उंगली उठाकर इन लोगों की तरफ बात करने की कोशिश कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, उस पर भी इन्होंने कहा कि वो उंगली उठाकर बात कर रहे थे। मैंने कहा, यानी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने कहा कि उंगली हमारे तरफ मत कीजिए, उंगली नीचे कीजिए और बात कीजिए। परिस्थितियां यहां तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि इस पे वहाँ पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग का, वहाँ का राज्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी का बयान आया है, सफाई आई है, लेकिन फिर भी जो एक अविश्वास है, उस एक तरफ चुनाव आयोग के साथ अविश्वास सिद्धार्थ जी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इस इतने कद्दावर नेता अमित शाह जैसे नेता अगर वहां जाकर वहां भी पत्रकारों को सीधे धमकाने का अंदाज में बात करें, वहां भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरिए आप किसी भी ढंग से, लेकिन जो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि हां आप वोट चोरी की कहीं ना कहीं गुंजाइश यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखा जाए? अगर और एक खबर और भी है, जरा इसमें जोड़ना जरूरी है, वो है असम। जैसे बिहार में 10,000 रुपए दिए गए, असम में 32 लाख महिलाओं को 8,000 रुपए देने की प्लानिंग हो रही है। वहां के सीएम ने कह दिया है 8,000 रुपए चुनाव से पहले, वैसे ही जैसे वहां बिहार में 10,000 रुपए। ये तो बढ़िया खेल है, इस पे कोई रोक नहीं है, और आप बांटते चलो जहां आपकी सरकार है, नहीं है वहां भी जाके बांटो और सरकार बना लो। कैसे देखा जाए सिद्धार्थ? हाँ, इसका मतलब ये भी है कि भाजपा इस देश के नागरिकों से काफी डरी हुई है। और शुरुआत में तो जिस तरह से अमलेंद्र जी ने कहा कि भाजपा के संस्कार और भाजपा का पाखंड में अंतर क्या है, तो मैं अभी आपके कार्यक्रम में नीचे एक टिकर चल रहा है, वो टिकर देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भाजपा यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का दम भरती है तो आपके टिकर के अनुसार अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी वो पाकिस्तान को क्यों दे रही है? सब कहीं फिर से कोई ट्रंप साहब का प्रेशर तो नहीं आ गया? आप कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमको वोट दो, आप पाकिस्तान के साथ अपने परमाणु ठिकाने की जानकारी साझा कर रहे हैं। तो ये सब बातें बताती है कि भाजपा कितनी पाखंड है। और आता हूं अब बंगाल के ऊपर, SIR के ऊपर और वोट चोरी के ऊपर। एक चीज बहुत स्पष्ट, क्योंकि हम लोग कभी कभी आप कार्यक्रम में बुला लेते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए आपके चैनल पर आके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी जो वृत्ति है वो हम लोग, मैं और मेरी टीम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च का उपयोग मीडिया वाले भी करते हैं, कुछ स्वतंत्र लोग भी करते हैं, कई बार कुछ राजनीतिक दल भी करते हैं। तो रिसर्च जो करते हैं हम, जो डाटा है वो डाटा के अनुसार रिसर्च करते हैं। उसका लाभ हानि देखना मेरा काम नहीं है, वो एक मैथमेटिकल रिसर्च होता है। तो एक चीज अब रिसर्च से धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है कि इस गलतफहमी में इस गलतफहमी से ना इस देश को अब निकल जाना चाहिए कि SIR विपक्ष का वोट काटने की कोई साजिश है। SIR बीजेपी की साजिश है देश के नागरिकों को प्रजा बनाने का। नागरिक सर्वोच्च होता है, सरकार नागरिकों के अधीन होती है, लेकिन वहीं पर राजा सर्वोच्च होता है और प्रजा राजा के अधीन होती है। SIR की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस देश के गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी सज्जनों के खिलाफ बीजेपी की एक स्पष्ट साजिश है, क्योंकि लोकतंत्र में सीधा सा नियम होता है कि नागरिक सरकार चुनता है। भाजपा के राज में सरकार अभी नागरिक चुन रही है, सरकार तय करती है कि तुम नागरिक हो या तुम नागरिक नहीं हो। तो लोकतंत्र के तो सीधा उल्टी गंगा बह रही है। लोकतंत्र में तो नागरिक सरकार चुनता है, यहाँ पर पहले सरकार ही नागरिक को चुन रही है। तो मतलब जहां जहां SIR होगा वहां वहां का हर नागरिक अपना वोटर ID कार्ड बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जाने के बाद सरकार नाम की इकाई से भयभीत हो जाएगा। 2024 में इसका कारण है 2024 के जनवरी को, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2024 के जनवरी को याद कीजिए, भाजपा को लगता था कि देश की जनता उसके प्रोपेगेंडा में पूरी तरह आ चुकी है, इसीलिए 400 पार, आरक्षण पर मार, ये सब नारे उसने दिए, एकदम खुल के ये सब नारे दिए। पर हुआ क्या, 4 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जनता ने दिखा दिया कि वो बीजेपी के शीशे में नहीं उतरी है। 400 पार से 240 की बैसाखी पर ला दिया। मतलब असली विलन कौन है भाई? असली विलन तो जनता है, वो स्वतंत्र सोच करके वोट कर रही है। तो उसे अब इंटिमिडेट करना है, उसे भयभीत करना है, इसीलिए SIR है। SIR जो पूरी प्रक्रिया है वो जनता को भयभीत करने की प्रक्रिया है। चुनाव में ना हम सब जानते हैं कि चुनाव केवल नारों से और हवा से जितना जीता जाता है, उतना ही वो व्यवहारिक संगठन से भी जीता जाता है। उदाहरण के लिए मैं सड़क पे जा रहा हूं,
कोई आदमी बगल में मैंने देखा कि वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, मुंह से उसके बारे में उसके लिए मेरे मन से संवेदना तो उसके प्रति निकलती है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी से उतर के व्यवहारिक रूप से उसकी कोई मदद नहीं करता हूं। तो नारे में होता यह है कि हम किसी पार्टी के पक्ष में हमारी जो झुकाव है वो किसी पार्टी के पक्ष में तो हो सकती है, पर व्यवहारिक रूप से होता यह है कि कोई भी वोटर जो है उसका नारा, उसके ऊपर नारे का जितना असर होता है उतना ही गांव समाज के स्थानीय व्यवहारिक दबाव, जो व्यवहारिक चीजों का दबाव है, उतना ही उस पर भी होता है। इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि BLA नाम का जो प्राणी है, BLO नाम का जो प्राणी है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके हाथ से ये काम करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर दबाव लाया जाए। लेकिन ये दबाव मुझे नहीं लगता है कि बंगाल में बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि बंगाल में कुल मिला के 80,000 बूथ है। इन्होंने नया लिस्ट बनाया, उसमें 13,000 और ऑक्सिलरी बूथ बनाए, मतलब एक ही बूथ का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। मोटा मोटी आप 80,000 बूथ मान के चलिए। उसमें 77,000 बूथों में TMC के BLA हैं। BLA नाम का जो प्राणी होता है वो हर पार्टी अपना BLA चुन सकती है, अपना BLA अपॉइंट कर सकती है, और BLA का काम होता है, उसका अधिकार होता है। BLO जहां भी होता है, जो कि चुनाव आयोग का केंचुआ के तरफ से एक व्यक्ति लगाया जाता है, उसका वो छाया बन के वो BLO जहां जहां जाएगा BLA वहां जा सकता है। तो इसमें होगा ये कि भाजपा से ज्यादा लोग, TMC के पास 80,000 में से 77,000 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट्स हैं। बीजेपी के पास 50,000 में भी नहीं है। लेफ्ट के पास, मतलब CPI वगैरह के पास करीब 50,000 जगहों पर बूथ पे हैं। इसका मतलब इसीलिए भाजपा ने इस बंगाल में तो एक नया नियम भी बनाया, बूथ लेवल जो ऑफिसर होगा वो अगर बूथ में नहीं मिलेगा तो उस पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति को भी बूथ लेवल ऑफिसर बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाजपा के साथ पास वहां पर बूथ में एक आदमी उनको नहीं मिल रहा है, जबकि TMC के पास, ममता बनर्जी के पास 80,000 में से 77,000 बूथों में व्यक्ति, उसके पास बूथ लेवल पर बूथ में आदमी मिल चुका है, उनके पास बूथ पर लोग हैं। तो इसीलिए, क्योंकि बूथ पर जो चुनाव होते हैं, चुनाव में व्यवहारिक रूप से असर जब करता है वो बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल ऑफिसर करता है। बूथ लेवल ऑफिसर तो व्यवहार क्या कहते हैं, आधिकारिक रूप से करता है, लेकिन चुनाव का प्रचार हो, पर्चियां बांटना हो, लोगों को घर घर जाके मनाना हो, चुनाव के दिन वोटरों को घर से बाहर निकालना हो, ये पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट करते हैं। तो जिस पार्टी का जितना ज्यादा बूथ लेवल पर एजेंट होगा वो उतनी वहां पर ताकतवर होती है, और इस मामले में ममता बनर्जी काफी आगे निकल चुकी है। उस चीज को अंदर खाने की, इस चिकनाई को, अंदर की बात को वो गंभीरता से जानती हैं। और डाटा भी ये बताता है, रिसर्च का डाटा है, 1984 से अभी तक, मतलब 2024 तक भारत में करीब करीब 10 या 11 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 3 पीढ़ियों ने इस बीच में वोट किया है। 1984 में जो वोट करते थे उसके बेटे भी वोट कर रहे हैं, उसके पोते भी अब वोट कर रहे हैं, मतलब काफी लंबा समय है। इन 40 सालों में 10-11 लोकसभा चुनाव में एक डाटा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रहा है कि कभी भी भाजपा या कोई भी राष्ट्रीय दल, भाजपा को जिस समय 2019 में 303 का एक 56 इंची शेयर वाली सरकार बनी थी, तब भी उनको 40% वोट शेयर नहीं था। कभी भी भाजपा 40% वोट शेयर टच नहीं कर पाती है, और क्षेत्रीय दल हमेशा 40% से ज्यादा ही वोट शेयर लाते हैं। तो क्षेत्रीय दल हमेशा देखिए 40% से ज्यादा रहेंगे, भाजपा हमेशा 40% से कम रहेगी। इसीलिए भाजपा ये इनके प्रकार हर जगह जाती है और किसी न किसी के साथ गठबंधन बना लेती है। 23% वोट मिलता है उसको, 20%, 23% बिहार में, लेकिन क्योंकि वो अपना गठबंधन कर लिया है नीतीश कुमार के साथ, इसीलिए वो मिलजुला के अपना काम कर लेती है। लेकिन भाजपा को भी ये पता है कि भाजपा इस देश में अब लोकप्रिय नहीं रही। 2024 के चुनाव ने उसको बता दिया, इस देश के 140 करोड़ में से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते हैं। इसीलिए अब उसकी एक कोशिश है कि जनता को हड़काना, इंग्लिश में इंटिमिडेशन जिसे कहते हैं, जनता को ये हड़काने की कोशिश है। और जहां तक बंगाल की बात है, मैं बहुत अच्छा, आज द हिंदू पेपर है, कोई भी आपके दर्शक हिंदू पेपर देख ले, बहुत अच्छा उन्होंने आज एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट के केवल मुख्य 5 बिंदु हैं जिनके ऊपर मैं DB लाइव के दर्शकों को जानकारी दे देता हूं कि बंगाल के जो SIR इन्होंने किया है, अभी जो ड्राफ्ट रोल निकला है, उसकी जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें 5 मुख्य समस्याएं कुल मिला के कह रहे हैं कि 58 लाख वोट कटे। तो वोट तो देता है या तो पुरुष या तो महिला, तो कुल मिला के अगर 58 लाख वोट कटे तो
तो मोटा मोटी 29-30 लाख वोट दोनों के कटने चाहिए थे, बराबर वोट कटने चाहिए थे, 2-4 हजार आगे पीछे वो अलग बात है, लेकिन 50% इस देश में महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं, तो 29 लाख पुरुषों और महिलाओं के कटने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, महिलाओं के 31 लाख वोट कट गए, पुरुषों के 4 लाख कम 27 लाख कट गए। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं SIR में गड़बड़ी है। इसका मतलब ही है कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी जो शरीफ होता है वो कौन होता है, ज्यादातर महिलाएं होती है। महिलाएं जो गांव की महिलाएं होती है वो गरीब भी होती है, ग्रामीण भी होती है, शरीफ भी होती है, इसलिए महिलाएं होती है, उनका वोट काट दिया। दूसरा एक बड़ा आश्चर्यजनक समस्या इसमें देखिए, 1.25 करोड़ वोटर ऐसे इनको मिले हैं जिनके की पिता और बेटे के उम्र का फासला 15 साल से कम है। ये तो प्राकृतिक रूप से संभव है कि आपको पिता और पुत्र होगा तो 15 साल से तो कम का उम्र का गैप तो नहीं रह सकता। 1.25 लाख वोटर ऐसे पाए गए हैं जिनका की उम्र पिता और पुत्र के वोट के बीच का उम्र 15 साल से कम है। 2500 बूथ पर, हर बूथ पर इनको 100 के आसपास लोग मृत पाए गए हैं, जबकि बाकी जो बूथ हैं, मतलब पूरे SIR में जो इनका एवरेज निकला है, हर बूथ पर मोटा मोटी 30 लोग मृत पाए जाते थे, लेकिन करीब करीब 2500 बूथ पर इनको 100 के आसपास मृत पाए गए। इतने ज्यादा लोग एक बूथ में कैसे मर गए भाई? 2500 बूथ ऐसे भी हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग एब्सेंट हो गए, मतलब वो मिल नहीं रहे हैं, खाली गायब हो चुके हैं, जबकि एवरेज जो है दूसरे बूथों पर 20 है। और करीब करीब 3000 बूथों पर ऐसा बूथ है जहां पर कि 75 से ज्यादा एक बूथ में वोट कट गए हैं, जबकि एवरेज 25 वोटर का है। तो ये कुछ चीजें इस तरह की समस्याएं हैं जो कि द हिंदू पेपर आज अब आप कोई भी अगर देख सके तो इसमें बहुत अच्छे डाटा पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। तो ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए इस जनता को कि ये वोट चोरी तो है, भाजपा की वोट चोरी तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वोट चोरी का जो टारगेट है, जो इनका उद्देश्य है, जो इनका निशाना है, ये विपक्षी दल नहीं है, इसलिए इनका निशाना इस देश की जनता है। क्योंकि 2024 के जनवरी में इनको लगा था, जिस समय इन्होंने बहुत कुछ भव्य उद्घाटन वगैरह किया था, कि इस देश की जनता उनके आईने में उन्होंने ले लिया है, उनके प्रोपेगेंडा में आ चुकी है। लेकिन जैसे ही देश की जनता ने 400 पार से 240 की बैसाखी पर लाया, इनको लगा कि ये देश की जनता तो स्वतंत्र है, इसके ऊपर आपको इंटिमिडेट करना पड़ेगा, इसको धमकाना पड़ेगा, इसको डराना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया से जो भी गुजरेगा SIR नाम की प्रक्रिया से अपना वोटर ID कार्ड बनाने के लिए, उसको इतनी परेशानी हो जाएगी कि वो अंत में सरकार से डरने लगेगा। तो ये एक बीजेपी की कोशिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बंगाल में ये सफल होगी, क्योंकि बंगाल में क्षेत्रीय दल बहुत ही ज्यादा मजबूत है। मजबूती के साथ साथ BLA की संख्या वहां पर ममता बनर्जी के हाथ में, ममता बनर्जी के पास भी है और लेफ्ट पार्टियों के पास भी है। भाजपा के पास तीसरे नंबर, भाजपा वहां पे बूथ लेवल एजेंट के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये SIR नाम की जो पूरा का पूरा साजिश है, ये इस देश के गरीब ग्रामीण श्रमजीवी जो शरीफ लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके खिलाफ एक भाजपा की साजिश है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल आपने बहुत शानदार ढंग से पूरा विश्लेषण किया और उन आंकड़ों को यहाँ सामने रखे कि आखिर चल क्या रहा है, SIR के नाम पर क्या प्लानिंग है, यहाँ अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। जरा जल्दी से प्रफुल्ल जी आपके पास, चूंकि पश्चिम बंगाल की बात आ रही है, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच जो बातें द हिंदू की रिपोर्ट है जिसके जरिए यहाँ सिद्धार्थ जी बात अपनी रख रहे थे, जिसमें साफ पॉइंट वाइज बातें रखी गई हैं, कितना दम आपको दिखाई, चूंकि आप वहां हैं इसलिए मैं फर्स्ट हैंड आपसे समझना चाहता हूं। BLA जो होते हैं वो एजेंट होते हैं राजनीतिक दलों के, और ऑफिसर्स जो होते हैं BLO वो होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो होते हैं चुनाव आयोग के। ये दोनों, और उसमें क्या ममता बनर्जी आगे निकल गई हैं BLO के मामले में, और क्या इसलिए यहां परेशानी में बीजेपी दिखाई देती है जब SIR की बात पश्चिम बंगाल में है? तो बहुत कुछ तो सिद्धार्थ जी कह रहे थे, वो सही बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में तो रखना होगा। पहली बात तो ये कि जो BLA नाम का प्राणी है ये नया है। BLA नाम के प्राणी का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि हमारे जो चुनाव आयोग की जो काम है वो मतदाताओं और चुनाव आयोग के बीच में या कैंडिडेट के बीच में किसी तीसरी शक्ति को स्वीकार नहीं करता है। और जो BLO होते हैं वो चुनाव आयोग का ही हिस्सा होते हैं, वो कर्मचारी होते हैं, शिक्षक वगैरह स्तर के होते हैं, और फिर उनका अपना क्राइटेरिया है। लेकिन जो पन्ना प्रमुख था भारतीय जनता पार्टी का, उसी को वैलिडेट करने के लिए ये BLA नाम के प्राणी को यहाँ पर लाया गया है, BLA पर इतना जोर डाला गया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं,
पहले जो होते थे वो बूथ पर जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट कहलाते थे, वे होते थे, और वे पार्टी के नहीं, वे कैंडिडेट के उम्मीदवार होते थे। कैंडिडेट उनको अधिकृत करता था, या वो निर्दलीय कैंडिडेट भी अधिकृत करता था कि उनको अपने यहाँ पोलिंग बूथ के अंदर में या उनके आसपास एक पोलिंग एजेंट हुआ करता था जो अधिकृत करता था कि पोलिंग सही तरीके से हो रहा है। अभी बाहर की जो प्रक्रिया है वो बीएलओ अकेले करते थे। उनका काम क्या था? बूथ के लिए जगह का निर्धारण करना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, इसकी सूचना देना, और बाद में पर्ची वगैरह का भी जुगाड़ उनको किया गया था। तो उनका काम था कि जो चुनाव के जो दल आएंगे, जो इलेक्शन पार्टी आएगी, इलेक्शन पार्टी, वो उस पार्टी को, उन अधिकारियों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना उनका काम था। और अभी क्या है कि अभी इस बात को इतना बढ़ा दिया है, बीएलओ बीएलए आदि इन्होंने कर दिया है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है। जो नाम कटे हैं उनका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात बार बार अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं। और कल जिस ढंग से उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की, और चुनाव आयोग के अधिकारी, जैसा कि मीडिया में रिपोर्टिंग है, उन्होंने जिस ढंग से हावी होने की कोशिश की, अभिषेक बनर्जी ने उसका माकूल जवाब दिया कि आप नॉमिनेटेड हैं, मैं इलेक्टेड प्रतिनिधि हूँ, आप इस तरह से अंगुली उठा करके बात नहीं कर सकते हैं। इस तेवर में जब दोनों की बात आई और बाहर में आकर उन्होंने मीडिया में बात कही, और फिर उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ जो भी बात हुई है, हमारा तो वहाँ पर कैमरा था नहीं, आपका कैमरा था, उसको आप वीडियो रिलीज कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, पब्लिक कीजिए, ताकि मैं जो कह रहा हूँ उसका वो आपको प्रमाण मिले। अब इस समय में चुनाव आयोग जिसकी बात कर रहे थे कि सफाई दे रहे हैं, तब देखिए सफाई तो इन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय ने भी सफाई ही दी है, न माफी मांगा है, न खेद व्यक्त किया है, सफाई दिया है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया। तो सफाई से तो काम चलता नहीं है, आपको बात तो करनी होगी। यहाँ पर जो हमारे पास जो ये है कि जो इनके 5 जो हमारे खंड हैं, बंगाल को 5 हिस्सों में चुनाव के दृष्टिकोण से अमित शाह ने बांटा है, और 5 को उन्होंने अलग अलग प्रभारी नियुक्त किया है। ये हमारे कुछ नहीं, प्रशासनिक इकाइयों में बंगाल को जिस ढंग से बांटा जाता है उस हिसाब से है, जैसे जलपाईगुड़ी अलग है, मालदा, बर्धमान प्रेसिडेंसी और मेदिनीपुर। तो अभी जो 22 सीट जिसकी वो बात बोल रहे हैं, वो प्रेसिडेंसी जोन का है, जिसमें कलकत्ता भी है, जिसमें हमारा हुगली है, 24 परगना है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के लिए रणनीति अलग बना रहे हैं। शुरू में ये थ्रस्ट दे रहे हैं दक्षिण बंगाल में, क्योंकि दक्षिण बंगाल में इनको जगह नहीं मिल रही है। यहाँ से ये 22 सीट निकालने की अभी चर्चा कर रहे थे आप, कि 22 सीट यहाँ से निकालना चाहते हैं। उत्तर बंगाल इनको लगता है कि वहाँ इनको अधिक स्पेस मिलेगा। मैं फिर एक बार ऐतिहासिक रूप से इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी याद दिला दूं कि जो बांग्ला कांग्रेस था, अजय मुखर्जी के समय का जो बांग्ला कांग्रेस था, उसकी जो जमीन थी, क्योंकि बंगाल जहाँ यहाँ राजनीति अधिक संवेदनशील होती है, वहाँ वहाँ इतिहास भी जाग जाता है। तो उस बांग्ला कांग्रेस की जमीन को भी ये टटोलना चाहते हैं, उसको री इन्वेंट करना चाहते हैं। अब बड़े चाणक्य हैं, अब क्या क्या करेंगे। अभी तो पहली बार मतलब चुनाव यहाँ पर घोषणा करके ही गए हैं। और जो चुनाव में बता रहे थे, अब एक सज्जन का नाम, पिता के नाम पर रामकृष्ण लिखा हुआ है, माता के नाम पर शारदा लिखा हुआ है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ सर, वो थोड़ा सा हट के है, और हट के ये है, पश्चिम बंगाल में लोग अपने यहाँ, हमारे यहाँ पश्चिम नव वर्ष, पहला बैसाख को, पहला बैसाख को, यानी कि पहली बैसाख को नव वर्ष मनाते रहे हैं। और 1 जनवरी को कल्पतरु का उत्सव रामकृष्ण मिशन के आश्रम में होता रहता था, लेकिन उसको नया साल का उत्सव नहीं बनाते थे। इस बार पूरी मीडिया ये कोशिश कर रही है, यहाँ की भी मीडिया लगी हुई है कि पहली तारीख को किसी धार्मिक उत्सव में बदल दिया जाए। तो अब जो पहली तारीख को धार्मिक उत्सव में बदल के पूरा मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है, और इस तरह की कोशिशें की जा रही है। जो अपने हमारे जो कॉलोनियाँ हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, उनमें भी ये कोशिश हो रही है। तो इसको एक धार्मिक उत्सव में बदलने की भी कोशिश हो रही है। तो ये सब कुछ कुल मिलाकर के ऐसा भयानक वातावरण बना दे रहा है। दीदी ने तो कहा था कि फटाफटी लड़ाई होगा और दुष्टों को बख्शा नहीं जाएगा। लगता है कि जो ऑल फटाफटी मतलब ऑल आउट, भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रशासकीय शक्ति से ऑल आउट इसमें चुनाव में उतरेगी, और ये बहुत बड़ा खरोंच देगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनको किसी भी चीज़ का कोई परहेज नहीं है, न कोई संयम है। अभी देखिए कि आगे आगे क्या होता है। आज तो पहली ही तारीख है। जी, आज तो पहली तारीख है, बिल्कुल। शकील जी, कैसे देखा जाए अगर पश्चिम बंगाल और उसमें भी SIR का जिक्र कल आपने देखा, यहाँ पर चुनाव आयोग में 2.5 घंटे की मीटिंग होती है, लेकिन
अभिषेक बनर्जी कहीं ना कहीं बाहर आके एक्सपोज कर देते हैं चुनाव आयोग को। जी, नए साल की पहली तारीख की इंदौर के अलावा ये खबर भी इसीलिए उत्साहवर्धक है कि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है, लड़ती हुई दिख रही है और वो ये मैसेज देने में सफल हो रही है कि हम लड़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लड़की दूसरी पार्टियां भी हैं विपक्ष की, मगर वो जनता में ये मैसेज नहीं दे पाती कि हम लड़ रहे हैं। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। जनता का उत्साह इसी से बढ़ता है, जनता में हौसला इसी से आता है। आज सबसे बड़ी बात यही है कि जनता में किस तरह से हौसला आए। देखिए, पश्चिम बंगाल में या कहीं पे भी कोई चुनाव हो, मोदी जी अमित शाह के लिए चुनाव से बढ़ के कोई चीज नहीं है। देश विदेश में भारत की छवि कुछ भी नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत जो है चुनाव जीतने पे लगा देते हैं। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो हो सकता है कि ठीक बात हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर हालत ये वहां तक ले जाएंगे कि हिंसा बढ़ जाएगी, लोगों में गलत धारणाएं फैल जाएंगी, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मोदी जी पहले शुरू में लगता था 2014 में कि शायद कुछ समझेंगे, देश को उस स्थिति में नहीं ले जाएंगे, लेकिन आज तो सब देख रहे हैं कि नफरत और विभाजन फैलाते फैलाते ये कहां तक स्थिति को ले गए। जी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत करवा दिया इन्होंने। हिंदू मुसलमान से शुरू किया था, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला करते करते अब ये जातियों के बीच में ही, और जातियां भी जो दावा करते थे ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कि हम आपके लिए काम करते हैं, इन्हीं जातियों के लिए काम करने का दावा करते हैं, उन्हीं जातियों को इन्होंने आपस में लड़वा दिया। तो ये चुनाव इनके लिए सबसे बड़ी चीज है। दूसरी एक बात थोड़ी सी मध्य प्रदेश में वापस जाना चाहेंगे, हम बता दें, वहां पे जो कल ये घटना हुई है उसके बाद वहां के पत्रकारों में भी थोड़ी सी प्रतिरोध की आवाज रही है। और लोग जो है, मध्य प्रदेश के पत्रकार जो है, ये मध्य पत्रकारिता के बुरा है। मध्य प्रदेश में कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया है। वहां पे लोग सत्ता के ज्यादा नजदीक हो गए हैं, सत्ता से ज्यादा उनका संबंध हो गया है। आपका वीडियो बीच बीच में डाउन हो रहा है, लेकिन प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। वीडियो जी जी, लास्ट बात कह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर वहां के जो पत्रकार हैं उन्होंने ये आवाज उठाना शुरू कर दी है और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को याद दिलाई है कि कैलाश विजयवर्गीय जी, आपसे पहले आप तो कुछ भी नहीं है। यहाँ इंदौर में कितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, होमी दाजी कम्युनिस्ट पार्टी के, सुरेश सेठ कांग्रेस के, और खुद आपकी पार्टी की सुमित्रा महाजन। तो ये बात सही है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, वो वहां की व्यापारिक राजधानी है और वहां पे वाकई जो है बड़े बड़े कद के नेता हुए हैं। आज की तारीख में निश्चित ही रूप से सबसे बड़े नेता के रूप में कैलाश विजयवर्गीय वहां पे हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने उसी के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश की है। बड़ा नेता जो होता है वो संयम से व्यवहार करता है, लेकिन उन्होंने बड़ा नेता होने के बाद जिस तरह का व्यवहार किया, तो उसको लेके पत्रकार ये नाम याद दिला रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, राजनीति की यहाँ पे बहुत समृद्ध विरासत रही है। तो ये एक अच्छी बात हुई कि जो अभी हमें खबरें मिल रही हैं कि मध्य प्रदेश में, खासतौर से इंदौर में, पत्रकारों में थोड़ी सी, जितनी भी आई है, हिम्मत आ रही है, आवाज उठ रही है, बात हो रही है। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, मध्य प्रदेश से हम उधर तक अगर देखते हैं, पश्चिम बंगाल तक बीजेपी एक्सपोज हो रही है, ये तो दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग भी एक्सपोज हो रहा है। कल हमने थोड़ी सी बात इस पे की थी और अभी आपने द हिंदू की रिपोर्ट बता रहे थे हमारे साथी सिद्धार्थ जी। ज़रा उसको आगे बढ़ाते हुए आपसे ज़रा इस चर्चा को समापन की ओर ले जाते हैं, क्लोजिंग कमेंट आपके ज़रिए, कि कैसे देखा जाए, एक तरफ जो चैलेंज है इनका अमित शाह का, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग, और तीसरी तरफ ममता बनर्जी डटी हुई नजर आ रही हैं, कहती हैं कि मैं यहां से खदेड़ के रहूंगी। देखिए राजीव जी, बीजेपी या अमित शाह की वहां पे चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती उनकी ये है कि 18 सीटें थी
2019 में और 2024 में 12 हो गए लोकसभा में। तो बाई इलेक्शन हार गए, हार का मार्जिन बढ़ गया बाई इलेक्शन। तो ये सब संकेत दिखा रहे हैं कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि 2021 में थी। तो इसलिए परेशानी जरा ज़्यादा है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जिन लोगों को साइडलाइन किया हुआ था, गौतम घोष को, उनको वापस ले के आए, उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से, और उनकी मुलाकात दिलीप घोष जी की मुलाकात ममता बनर्जी से भी पिछले दिनों हो चुकी है। हालांकि वो आरएसएस के, तो बीजेपी के अंदर, स्टेट बीजेपी के अंदर आपस में एकता नहीं है। और शुरू से ये शुभेंदु अधिकारी को लेकर, जब वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय थे उनको लेकर, तमाम सारे अंतर्द्वंद वहाँ की बीजेपी में है। दूसरी उनकी चुनौती, बड़ी चुनौती है कि उनका यूनिवर्स वहाँ 70% का है। 70% के अंदर उनको टिकट बांटने हैं, 70% के अंदर चुनाव लड़ना है। 30% वहाँ मुस्लिम आबादी है, 30 के आसपास। तो यूनिवर्स छोटा है उनका। अब उसमें कितना वो कामयाब हो पाते हैं ध्रुवीकरण करने में, वही उसी पे उनका पूरी रणनीति है, जो बंगाल बहुत उस तरीके से नहीं जाना जाता कि ध्रुवीकरण की राजनीति वहाँ हो। और इन्होंने कोशिश भी यही की है कि घुसपैठिए के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी की। यही इन्होंने, अमित शाह ने बंद कमरे में अपने नेताओं को बताया कि आप घुसपैठिए पर चुनाव लड़ना है हमको। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे वहां जा रहे हैं। अभी एक बीजेपी के पूर्व नेता जो हर जगह गए, बीजेपी में भी थे, हुमायूं कबीर, उन्होंने एक मस्जिद बनाने का वहां पे शुरुआत की। उसको भी जनता की तरफ से उस तरीके से उसका बिल्कुल बुरी तरीके से फ्लॉप शो रहा उनका, वो चल नहीं पाया। तो तमाम चीजें जो है बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति वहां पे चल नहीं पा रही, और इसी पर निर्भर करता है कि उनका चुनाव कैसा रहेगा। लेकिन अभी तक के जो संकेत हैं, वो संकेत तो यही दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत है, और उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट बटेगा, बीजेपी में भी जाएगा, सीपीएम में भी जाएगा, कांग्रेस को भी जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सीपीएम मतलब ये बंटवारा होगा, आने वाले समय में देखेंगे और क्या कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट होगा पूरा मामला, और बहुत ज्यादा जो शिफ्ट होगा वो पश्चिम बंगाल पे होगा, यानी चर्चा पश्चिम बंगाल की ज्यादा होगी, ये तय मानिए। और अभी से इसमें बीजेपी परेशान दिखाई देती है, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है बीजेपी। लेकिन पहला दिन साल का बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा, ये कहेंगे हम। चलिए खैर।